तुर्की का वीज़ा आप विदाउट बैंक स्टेटमेंट और फ्रेश पासपोर्ट पर किस तरह से हासिल कर सकते हैं? अगर 2 या 3 साल पहले की बात करें तो तुर्की का वीज़ा बआसानी लग जाता था, फ्रेश पासपोर्ट पर लग जाता था। अगर आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, बआसानी इसका वीज़ा लग जाता था। और बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि लोगों का फ्रेश एनटीएन होता और उनका वीज़ा अप्लाई किया जाता था और उनका वीज़ा ग्रांट हो जाता था। लेकिन करंटली अगर 2025 की बात करें तो तुर्की का वीज़ा हासिल करना कंपैरेटिवली दीगर कंट्रीज़ की निस्बत काफ़ी मुश्किल हो चुका है। अगर आप भी फ्रेश पासपोर्ट होल्डर्स हैं और आप तुर्की जाना चाह रहे हैं टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है और आपका जो बिज़नेस है वो भी रजिस्टर्ड नहीं है, आप कहीं भी पहले ट्रैवल नहीं कर सके, तो डेफ़िनेटली आपका वीज़ा लगना मुश्किल है। इन हालात में अगर आप तुर्की जाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप तुर्की का स्टडी वीज़ा, लैंग्वेज कोर्स का जो स्टडी वीज़ा है आप उसके लिए अप्लाई करें। इसके लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं भी है तो आप अपने घर वालों में से, खूनी रिश्तों में से, ब्लड रिलेटिव में से जिस तरह आपके फादर या मदर हैं या भाई या बहन है, इनमें से किसी की भी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। अगर आपका एनटीएन नहीं भी बना हुआ तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, आपके फैमिली मेंबर में आपको कोई भी सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा जो क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया है वो कम से कम आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, एफए, एफएससी वगैरह आपने किया होना चाहिए और इसके बाद आपके पास उसके सर्टिफ़िकेट्स वगैरह भी होने चाहिए। आपको जो डॉक्यूमेंट हमें देने होंगे उसमें पासपोर्ट मौजूद है, आईडी कार्ड, आपकी पिक्चर्स, इसके अलावा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, आपकी एफआरसी जो कि आपको नादरा के ऑफिस से मिलेगी। अगर आपकी अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है तो वेल एंड गुड, और अगर आपके घर वालों में से कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो आप उसकी बैंक स्टेटमेंट देंगे और उससे रेलिवेंट जो एफिडेविट है वो हम आपको बना के देंगे। इसके अलावा आपको कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट एनफ है इसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर इसकी लैंग्वेज कोर्स की बात की जाए तो इसकी फ़ीस भी सेम है जो कि टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस है, और आप ये फ़ीस एनातोलिया ड्रॉपबॉक्स में जमा करवाते हैं। इसके लिए आपको किसी भी किस्म की इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं, ना ही इसके लिए अपॉइंटमेंट दरकार होती है। जब आप हमें अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट देते हैं उसके बाद हम आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो आगे यूनिवर्सिटी कंसर्न जो यूनिवर्सिटी है उसको भेजते हैं, और उसके बाद आपका ऑफ़र लेटर आता है एडमिशन होने के बाद, और उसके बाद ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स हम आपको प्रिपेयर करने के बाद आपके हैंड ओवर करते हैं और विदाउट अपॉइंटमेंट आप वॉक इन सबमिशन करवाते हैं एनातोलिया ड्रॉपबॉक्स ऑफिस में। एनातोलिया का ऑफिस जो है लाहौर में भी है, इस्लामाबाद, पेशावर में भी है, फैसलाबाद में भी है। जो आपका नज़दीकी एनातोलिया वीज़ा ड्रॉपबॉक्स आपको लगता है, फॉर एग्जांपल आप गुजरांवाला में हैं तो आप वहीं पे जमा करवाएंगे। अगर आप किस सिटी में नहीं है तो जो करीबी सिटी है वहाँ पर जाकर आप जमा करवाएंगे, और जब आप जमा करवाते हैं तो इसका प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 3 हफ्ते का है। आज आज से 2 साल पहले अगर बात की जाए तो जब आप एनातोलिया में केस जमा करवाते थे तो आपको इंटरव्यू कॉल लाजमी आया करती थी। लेकिन इन दिनों में देखा गया है कि अब इंटरव्यू कॉल या वेरिफिकेशन कॉल जो है वो नहीं आती, ना होने के बराबर कॉल आती है, और आपका केस का रिप्लाई जो है वो 3 हफ्ते के बाद आ जाता है। अगर इसकी वीज़ा रेशो की बात की जाए तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इसका वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पर भी ग्रांट हो जाता है, और जितने हमने केसेस अप्लाई किए हैं तमाम तर वीज़ाज़ ग्रांट हुए हैं, और उमूमन उनमें से मेजॉरिटी लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, और बाज़ लोग ऐसे थे जिनकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी नहीं थी, तो उनकी ब्लड रिलेटिव की बैंक स्टेटमेंट लगाने के बाद उनका वीज़ा अप्रूव हो चुका था और वो ट्रैवल कर गए हैं। इसका बेनिफिट आपको ये है कि एक तो इसकी वीज़े की वैलिडिटी और ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है वो ज़्यादा होता है। बाज़ औक़ात आपको 1 माह का वीज़ा मिल जाता है या 1 माह से ज़्यादा मिल जाता है, और ड्यूरेशन ऑफ स्टे के साथ-साथ वैलिडिटी भी इसकी टूरिस्ट वीज़े से ज़्यादा होती है। सेकेंडली, वहाँ पर जब आप टूरिस्ट वीज़े के बरक्स जब आप स्टडी वीज़ा पर जाते हैं तो आपको टीआरसी जो है वो बआसानी मिल जाती है। टीआरसी, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, जो है आपको आसानी से मिल जाता है। सेकेंडली, उसकी जो ड्यूरेशन है वो भी ज़्यादा होती है, और जब दूसरी दफ़ा आप उसको रीन्यू करवाने जाते हैं तो वो भी बआसानी रीन्यू हो जाता है। इसके बरक्स अगर टूरिस्ट वीज़े की बात की जाए तो टूरिस्ट वीज़े पर जब आप टीआरसी हासिल करते हैं तो बाज़ औक़ात टीआरसी रिजेक्ट भी हो जाती है। इसमें टीआरसी रिजेक्ट होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं, आप इजीली वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं वहाँ जाकर। सेकेंडली, आप इस वीज़े को किसी और कैटेगरी में भी चेंज करवा सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर कोई जॉब ऑफर देता है तो आप वर्क परमिट भी हासिल कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपके पास वहाँ पर तुर्की में बैंक स्टेटमेंट मौजूद है, आप डेफिनेटली स्टूडेंट वीज़े पे हैं और आप अपनी छुट्टियों में, हॉलीडेज़ में, चाहे वो समर वेकेशन है, विंटर वेकेशंस हैं, आप किसी भी अच्छी कंट्री में वहाँ पर लीगली अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी वीज़ा रेशो पाकिस्तान से कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है, और कुछ एम्बेसीज ऐसी भी हैं
जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं और तुर्की में मौजूद हैं, वहाँ पर रहते हुए आप उन कंट्रीज़ का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप तुर्की का लैंग्वेज कोर्स का शॉर्ट टर्म वीज़ा अगर हमसे प्रोसीड करवाना चाहते हैं, तुर्की जाना चाहते हैं, आप वहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं या टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन दिए गए नंबर पर। और हमेशा की तरह हम आपको वैलिड और प्रॉपर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।